हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, इस बार से मैं एक नई सीरीज़ चलाई है मैंने, वो है आपकी सीसी सीरीज़ यानी क्रिस्टल क्लियर सीरीज़। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स कराने वाला हूँ जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, बच्चों को कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट को समझ नहीं आते हैं या कुछ ना कुछ डाउट रह ही जाता है। इन सीरीज़ में मैं ऐसे टॉपिक्स लूँगा और उन्हें अब एक बेस्ट पॉसिबल वे में कराने की कोशिश करूँगा। इसमें मैंने पहले आईसीएससी की जगह आईएससी 11th और 12th को सोचा है कराने का, और पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा मैं इसमें। स्टार्टिंग में मैंने सोचा हुआ है कि मैं बेसिक्स सिखाऊं, पर अगर रिस्पांस अच्छा हुआ तो मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th की और 12th की दोनों की कवर करा दूंगा इसी सीरीज़ में, और इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस टॉपिक के लिए। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो हम बहुत ही बेसिक से बात करने वाले हैं। बेसिक से, जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 10th तक हमारे पास एक ही केमिस्ट्री की किताब होती थी, कंसाइज की केमिस्ट्री की किताब होती थी, और इस कंसाइज की केमिस्ट्री की किताब को पढ़ लेते थे, प्रीवियस ईयर कर लेते थे और पेपर दे आते थे। लेकिन 11th में आते ही हमारी केमिस्ट्री के डिविजन्स हो गए, फिजिकल में, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। अगर मैं बोलूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच क्यों ली, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते थे नेचर में, जैसे अल्कोहल्स, शुगर्स, फैट्स, अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे को बहुत पहले से नोन थे। ठीक है? और इनके लिए एक हमारे को दूसरी ब्रांच की ज़रूरत पड़ी थी, है ना? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया इसके लिए, और ये सब कंपाउंड जो भी लिंक थे, ये कार्बन और उसके डेरिवेटिव से लिंक थे, है ना? कार्बन से थोड़े थोड़े लिंक थे कंपाउंड। इसके लिए हमारे को एक सेपरेट ब्रांच की ज़रूरत पड़ी केमिस्ट्री की, जो कि थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना? अब इसमें क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो डील करते हैं वो कार्बन और उसके खानदान से डील करते हैं, पर हमें पता चलेगा इसमें कि ना सिर्फ हम कार्बन से डील करते हैं, इसमें कुछ कुछ कंपाउंड्स तो होते हैं जो नाइट्रोजन की भी पढ़ेंगे, सल्फर की भी कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे। 10th तक हमने सिर्फ कार्बन ही जाना था, अब हम नाइट्रोजन जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो भी सीखेंगे कि कार्बन के अलावा भी और हेटेरोसाइक्लिक और एलिमेंट्स यूज़ करके भी हमारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो आज जो है वो बेसिक जो लेक्चर 1 है, आज जो है आपका लेक्चर 1 है, तो ये सिर्फ एक बेसिक रहेगा। इसमें मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन सीखेंगे, साथ में थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के रूल्स देखेंगे। आगे आने वाली सीरीज़ में हम लोग नॉमेनक्लेचर भी सीखेंगे पूरा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जगह हम एलिसाइक्लिक का, एलिफैटिक का, और देन लास्ट में हम सीखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जितना कि आपके सिलेबस में मेंशन है। और भी होते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स का भी होता है, काफ़ी और कंपाउंड्स का भी होता है, पर हम लोग सिर्फ इतना ही सीखेंगे अभी। ठीक है ना? तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बोलूँ तो इसमें जो पहली थ्योरी जो कंसेप्ट करी गई थी वो थी आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है ना? कौन सी थ्योरी थी? वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है ना? ये आपकी थ्योरी पहले पुट करी गई थी, है ना? तो वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, है ना? अब वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी, अच्छा, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने पुट करी थी? वो था बर्जीलियस। ठीक है ना? बर्जीलियस, इसने एक थ्योरी पुट करी थी। ठीक है ना? जिसके अकॉर्डिंग लोग मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं सिंथेसाइज नहीं करे जा सकते, नेचुरली एग्जिस्टिंग होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, जैसे कि हमारे अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, डीएनए है, आरएनए है ना, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। पर ये थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए एक नई थ्योरी आई, जो कि लाया था वोलर। कौन लाया था? वोलर। वोलर ने क्या करके दिखा दिया, वोलर एक जर्मन केमिस्ट था, उसने क्या किया, यूरिया यूरिया जो कि हमारे फील्ड्स में यूज़ होता है एज अ फर्टिलाइज़र, वो सिंथेसाइज करके दिखाया उसने लैब प्रिपरेशन में। किससे? अमोनियम साइनेट से, है ना? उसने क्या किया, उसने अमोनियम साइनेट लिया, NH4CNO, और उसे हीट किया लैब में, और एक्सीडेंटली उसने NH2CuNH2 ये बना दिया। ठीक है? दिस इज नथिंग बट यूरिया। तो ये उसने बना डाला। इससे क्या पता चला? इससे पता चला
कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लैब में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करे जा सकते, करे जा सकते हैं। और आगे आगे फिर एक ने बना दिया तो आगे भी लोग इससे बनाने लग गए, है ना। बाद में आपका कोल्बे आया, उसने एसिटिक एसिड बनाया, हेनेल आया, है ना। ऐसे ऐसे उसके बाद मॉडिफिकेशन होते रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों का इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन माना जाता है ऑर्गेनिक, बेसिकली ऑर्गेनिक का भी केकुले से। केकुले जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए काफ़ी फेमस है। उसका जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आपका बर्थिलॉट है, ठीक है ना। इन लोग ये कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनके जो रोल है केमिस्ट्री में वो काफ़ी जाने माने हैं, है ना। चलो अगर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ली हमने। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज की बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते कहाँ से हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे प्लांट्स से, एनिमल्स से, देन आपके पेट्रोलियम से, है ना। पेट्रोलियम से आपके जैसे ऑयलिफिन्स होते हैं, है ना। देन आपकी नेचुरल गैस है ना। जो हम लोग वैसलीन यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम जेली, है ना। ये सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं। अब उसके बाद आती है ये वाली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस ब्रांच को हमें अकेला क्यों पढ़ना पड़ा, अलग क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमारे को, हमने इसे कॉमन क्यों नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 5 मिलियन के से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नोन है, इसलिए इनको एक सेपरेट ब्रांच की ज़रूरत पड़ गई थी, है ना। उसके बाद ये जो होते हैं इनकी बॉन्डिंग और आइसोमेरिज्म भी ये अलग अलग शो करते हैं। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मल इनऑर्गेनिक के कंपाउंड से काफ़ी अलग होते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी भी अलग होती है जो कि सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है ना। तो इसलिए हमारे को एक ज़रूरत पड़ गई थी एक वैसी ब्रांच की जिसमें हम ऐसी कैटेगरी के कंपाउंड्स को रख सकें। उसके बाद अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस क्यों होती है। तो उसके लिए एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी वो है कैटिनेशन की। कैटिनेशन क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन जो है बाकी कार्बन से लिंक करने की प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन जो होता है लिंकिंग की प्रॉपर्टी शो करता है, ये होती है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। देन उसके बाद आती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी, ठीक है। इस तरह से कैपेबिलिटी होती है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है ना। और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी। एक कंपाउंड है, अगर ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से वो कंपाउंड एक ही तरह का बन सकता है, ठीक है ना। काफ़ी कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर हम उससे दो अलग अलग स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हैं, है ना। और जिन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे आपका ब्यूटेन है और ठीक है ना, ब्यूटेन है और आपका आइसोब्यूटेन है ना। तो क्या कहते हैं, ये क्या है? आइसोमर्स हैं, है ना। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, मेटामर्स होते हैं, इस तरह से अलग अलग आइसोमर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यूनिक नेचर है इसमें कार्बन का जो उसे सबसे अलग कर देता है ना। कार्बन हमारा एक टेट्रा वैलेंसी होती है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है ना। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है हमारा क्या होता है, कार्बन हमारा 6, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो अगर s और p देखें तो s हमारा ये हो गया, 2s ये हो गया और 2p हमारा ये हो गया, है ना। 2p ये हो गया, इसमें 2 हैं, इस तरह से ये अरेंज होंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ये टेट्रावैलेंट कंपाउंड है ना, जिसकी वजह से। और अगर एक्साइटेड स्टेट में बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा, है ना। इस तरह से ये यहाँ आ जाएगा, ओके। तो इससे क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2px1 2py1 2pz1, है ना। तो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो गए इसके पास, वो जो है बाकी 4 के संग कंबाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसकी 4 को जो इसकी कोवैलेंसी है वो 4 हो गई, है ना। उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें 2.5 के अराउंड होती है ना, ओके। उसके बाद इसका टेट्राहेड्रल नेचर, ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो कार्बन को और कंपाउंड से अलग करती हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस श्रेणी में बांटा गया है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिवीजन किस तरह से हम लोगों ने किया हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ना, अगर हम दो तरह से बांटें तो सबसे मेन जो कैटेगरी है वो है साइक्लिक और एसाइक्लिक, यानी बंद चेन वाले साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ कि साइक्लिक और ओपन चेन, ठीक है, या इसे एसाइक्लिक कह लो, है ना, खुली चेन वाले। ओके, देन उसके बाद अगर साइक्लिक की बात करूँ तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे होमो भी हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक, और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं, साइक्लिक है, साइक्लिक में होमो भी हो सकता है और हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकता है कंपाउंड, है ना। अगर ओपन चेन की बात करूँ कि खुली चेन वाले कंपाउंड हैं, तो खुली चेन वाले कंपाउंड जो होते हैं हमारे, वो हमारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, यानी एल्केन्स, और इसमें आ गए एल्कीन्स और एल्काइंस, है ना। अब आगे से अगर मैं आगे मूव करूं तो आपके जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जो इनकी मैं अभी बात कर रहा था, हेट्रोसाइक्लिक में आपके कौन से आ गए, जो है जिनमें हमारे कार्बन के अलावा भी एटम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका फ्यूरान, है ना। फ्यूरान, फ्यूरान किस तरह का होता है, इस तरह का फ्यूरान होता है, दिस इज फ्यूरान, ठीक है, दिस इज फ्यूरान। या फिर आपका पिरिडीन, ठीक है ना, अभी नाम से डरना नहीं है, इनके नाम से, ठीक है ना, पिरिडीन, ओके, इस तरह से आपके हो सकते हैं। अब बात करते हैं, इतनी सब की बात हो गई, अब बात करते हैं आपके उसकी होमोसाइक्लिक की। होमोसाइक्लिक में, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि कार्बन ही रहेगा। इसमें हमारे दो में डिवीजन हो जाता है, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में कौन से कंपाउंड आ जाते हैं, एलिसाइक्लिक में आ जाते हैं जो कि कंपाउंड साइक्लिक हैं पर वो बेंजीन के खानदान के नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। एरोमेटिक में आ जाते हैं बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, बेंजीन और उसके खानदान के लोग, जैसे कि ये, ठीक है, ये हो जाते हैं बेंजीन और उसके खानदान के लोग होमोसाइक्लिक में। तो अगर मैं समराइज करूं तो हमारे हो गए क्या कहते हैं, साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है, और साइक्लिक में हो गए होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक में हो गए हमारी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और एरोमेटिक में हो गया हमारा बेंजीन के खानदान वाले। वैसे इसमें भी दो तरह से कर सकते हैं, बेंजीन वाले और नॉन बेंजीन वाले, है ना। चलो, इतना हो गया। आप सबके एक एक एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैंने एग्जांपल्स दे लिए हैं, पर तब भी एक एक एग्जांपल सबका डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ओपन चेन वाली। तो ओपन चेन में तो कुछ नहीं है, ओपन चेन में आ गया आपका मीथेन, ठीक है, प्रोपेन, ये आ गया ओके ओपन चेन वाले। देन उसके बाद आपके क्लोज चेन की बात करें या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, फ्यूरान, है ना। उसके बाद आपके होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, है ना, ये हो गए। साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में ये हो गया तो ये बन गया एरोमेटिक, ठीक है ना, तो ये बन गया एरोमेटिक। आगे मूव करते हैं इसमें, ठीक है ना। अब जो है हमारे जो नोटेशन है कंपाउंड्स की, तो हम लोग इन्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ब्रांचिंग शुरू करके हम इन्हें कंडेंस फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अलग अलग फॉर्मूला होते हैं रिप्रेजेंट करने के, है ना। एक जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन होती क्या है, बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है आपकी जहां आप कार्बन यूज नहीं करते, आप लाइंस यूज करते हो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पर ब्यूटेन, तो आप क्या बनाओ, मैंने कहा आप तो ब्यूटेन बनाओ,
तो आप क्या करोगे, CH3 CH2 CH2 CH3 ये लिख दोगे ब्यूटेन के लिए, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप ब्रांचिंग करके ऐसे खोल के बना दोगे ऐसे, ठीक है, या फिर आप ऐसे बना दोगे। पर अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तो बना दिया मैंने ब्यूटेन, ये पहाड़ सा बना दिया, ये बन गया ब्यूटेन, ठीक है ना। ये होती है आपकी बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है, जो भी ये जो होती है ये होता है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, जब बॉन्ड खत्म हो रहा होता है। और ये सारे जो है ना, ये जो टिप्स हैं ये सारी इसकी ये कार्बन्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं हम उन्हें लाइन से शो करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। जैसे अगर अब इसमें डबल बॉन्ड लगाना है तो हम डबल बॉन्ड को कैसे शो करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड को हम ऐसे शो कर देंगे। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो हम ऐसे शो कर देंगे, उसे ऐसे शो कर देंगे, ठीक है ना। जैसे कार्बन कार्बन, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH। ये इसका ये बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया है, ठीक है ना, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बन गया है। तो ये होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना। कभी कभार अब ऐसे ही हमने साइक्लोप्रोपेन को भी बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही दिखाया हुआ है, वो भी बॉन्ड लाइन नोटेशन ही है। देखो मैंने कहा दिया साइक्लोप्रोपेन है, ये ट्राइंगल से बना दिया साइक्लोप्रोपेन है। क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली ये है, इस तरह से ये शो हो रहा है, ये शो, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया तो ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। कभी कभार वो आपको कैसे रिप्रेजेंट कर देगा, कह देगा कि बताओ ये क्या है, ठीक है। ये हिंदू धर्म का सातिया नहीं है, ठीक है ना, सात्विक का साइन नहीं है ये बेसिकली आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में नॉमेनक्लेचर बताने को कह रहा है। तो आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन बनाओगे जैसे ये हम क्वेश्चंस करेंगे ऐसे इस तरह से, और बैलेंस ही पूरी कर लेना और आप अपना सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको करेंगे आगे जाके। अब एक तरीका और होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विजुअलाइजेशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है, ठीक है। जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो विजुअलाइजेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमें ऐसे ही कोई कंपाउंड रियलाइज नहीं होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम कंपाउंड को स्पेस में इमेजिन करते हैं 3D में, ठीक है, कि कंपाउंड किस तरह से रहा होगा। तो अगर हम बना रहे हैं 2D प्लेन में, तो 2D प्लेन में 3D को कैसे दिखाएं, उसके लिए एक तरीका बताया गया, एक कन्वेंशन लाया गया जो होता है वेज एंड डैश नोटेशन, ठीक है। वेज एंड डैश नोटेशन लाई गई, जिसमें वेज जो होता है सॉलिड वेज वो बताता है आउट ऑफ प्लेन, है ना, और जो हमारा डैश होता है वो बताता है इन द प्लेन, ठीक है। वेज और डैश नोटेशन में जो सॉलिड होता है वो बताता है आउट ऑफ प्लेन, और जो डैश होता है वो बताता है इन द प्लेन, है ना। चलो देखो कैसे करते हैं उसे। अगर मेरे को मीथेन बनाना है तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, देखो दिस इज वेज, इसे कहते हैं वेज, ठीक है ना, वेज कहते हैं। और डैश बनाना है तो डैश इस तरह से बनता है, ठीक है, सबसे बड़ी लाइन और फिर बाद में सब छोटी होती जाएंगी। अगर मैं ढंग से बनाऊँ इसे नीटनेस के साथ, भावनाओं पर जाना, ड्राइंग पर मत जाना, ठीक है। ये है आपकी वेज एंड डैश नोटेशन। वेज जो होता है वो कर रहा है कि आउट ऑफ प्लेन है ये कंपाउंड, ठीक है ना, मतलब आउट ऑफ प्लेन मतलब ये हमारी तरफ है, जो वेज वाली साइड होगी मतलब ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है इसे, ठीक है, हमारी तरफ दिख रहा है हमें वाली चीज़ बाहर निकली हुई। और जो डैश है, डैश वाली चीज़ है जो कि हमसे दूर जा रही है, ठीक है, और दूर जा रही है इसलिए लाइन यहाँ छोटी होती जा रही है, मतलब ये चीज़ हमसे दूर जाती जा रही है तो हमें कम दिखती जा रही है। और ये है इन, और ये सिंगल सिंगल लाइन है तो इसका मतलब है इन द प्लेन, ये प्लेन में ही है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे 3D में दिखाने की कोशिश करूँ तो 3D में ये कुछ इस तरह से दिखेगी, ये 3D में कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से ये हमारी तरफ और ये लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, और ये वाले हमारी तरफ जा रहा है, ये हमारी तरफ आ रहा है, ये हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं, ये हमें यहाँ से ये वाली चीज़ दिख रही है, ये वाली, और ये वाला पार्ट पीछे की तरफ फीड करा हुआ है तो ये हमारे को कम दिख रहा है,
ठीक है ना, ये होती है वेज और डैश की नोटेशन, ठीक है ना। इसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं, बॉल स्टिक मॉडल, फ्रेमवर्क मॉडल, वो सब पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ठीक है ना। अब जिसमें हम मूव कर रहे हैं वो है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स की, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में हम जो बात करेंगे सबसे पहले, नॉमेनक्लेचर में वो बात करेंगे सबसे पहली हमारी शेप ऑफ कंपाउंड्स की, ठीक है, शेप की। देन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की बात करेंगे। देन तीसरी बात करेंगे आपकी होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। ये तीन हम बात करने जा रहे हैं। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता है, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं। अगर मैं शेप की बात करूं और एल्कीन के बारे में बात करूं तो एल्कीन आपको पता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। एल्कीन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एल्कीन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और एल्काइन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। दिस इज जस्ट मिक्सिंग sp3 sp2 sp, ठीक है। एल्कीन में क्या होता है, इस तरह से ऑर्बिटल्स हैं, है ना, ये इस तरह से लोब्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, है ना, ये लोब्स हैं, ये आपके इंटरैक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ये आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये आपके वो बन गए, एक मिनट रुको, अगर गलत हो जाए तो देख लेना, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा बेसिकली कंसेप्ट सिखाने में वो है ना। तीन यहाँ हो गए और तीन यहाँ हो गए, है ना, ये तीन इसके और तीन इसके, इस तरह से हो गया और ये आपके बॉन्ड बन गया H के साथ, C2H6 हो गया, है ना, और आपका कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड बन गया, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है आपका। अगर मीथेन की बात करूँ तो इस तरह से बन गया, ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स हो गया, है ना। तो ये आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको पता ही है कितना निकालते हैं, उस सब पर हम नहीं जा रहे हैं, जस्ट हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से अगर हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की वो करूँ मैं, तो देखो, अगर सपोज करो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है यानी एल्कीन है, तो वो उसमें वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसमें 3 सिग्मा होंगे, 1 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। कैसे, ऐसे ऐसे, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा और ये चौथा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 2 सिग्मा होंगे और 2 पाई होगा, ठीक है। कैसे, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा और ये क्या कहते हैं 1 सिग्मा ये रहा और ये 2 बॉन्ड जो हैं ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है ये भी देख सकते हो, है ना। तब वो क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा बताओ इसमें का, अगर कब सपोज करो आपको दे दिया, कुछ भी दे दिया, जैसे सपोज करो आपको बोल दिया कि CH ये है, अब इसमें आपको बोल दे कि बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस क्या कहते हैं मतलब ये सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसमें पूछ ले वो आपको कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई कितने हैं। आप क्या करोगे, आप जो है देख लोगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, टिक लगा आओगे MCQ में। गलत आंसर है, क्यों गलत है, अरे भैया तुम पहले देखो तो सही, C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होता है साइनाइड का बॉन्ड, ठीक है ना, साइनाइड का बॉन्ड ऐसे होता है, ओके। तो इस साइनाइड के बॉन्ड में देखो किस तरह से बॉन्ड जा रहे हैं वो देखना पड़ेगा, 2 सिग्मा जा रहे हैं इसमें, मतलब 2 पाई हैं और ये 1 और ये 2 सिग्मा है इसके अंदर, ठीक है ना। और इस वाले कार्बन की बात करूं
इस वाले कार्बन की, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना। तो हर तरह से हमें देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट जो मैं बात कर रहा था वो था आपका क्लासिफिकेशन कार्बन का। तो आपका कार्बन जो है ना क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है ना। डिग्री किस तरह से, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड देन है आपका क्वार्टिनरी कार्बन, ठीक है। प्राइमरी को हम 1 डिग्री, इसे 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, अगर कार्बन जो है, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है कार्बन से, यानी CH वो है CH4, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक वैलेंसी अगर उसकी सेटिस्फाइड, सॉरी ये नहीं, सॉरी ये है, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्राइमरी कार्बन, क्योंकि इसके एक तरफ ही कार्बन लगा हुआ है, बाकी 3 तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दिस इज प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी की बात करूँ, सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा जिसकी 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, जैसे ये है, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन, तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन। टर्शरी होगा कि इधर भी कार्बन आ गया उसके, और क्वार्टिनरी होगा कि इधर भी कार्बन आ गया, चारों तरफ से कार्बन से ही घिर गया, ठीक है, चारों तरफ से लग गए उसके, तो वो हो गया उसके क्वार्टिनरी कार्बन, ठीक है ना। अब लास्ट चीज़ जो मैंने बोली थी वो है होमोलॉगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं होमोलॉगस सीरीज की बात करूं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, तो आपकी जो होमोलॉगस सीरीज होती है वो एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं डिफर करते हैं CH2 यूनिट से, ठीक है। जैसे आपकी एल्कीन्स हैं, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मेरा पेन दिक्कत दे रहा है, हाँ जी। तो एल्केन्स के वो क्या होते हैं, जनरल फॉर्मूला बचपन से पढ़ा हुआ है, CnH2n+2, ठीक है ना। तो पहला हो गया CH4, सेकेंड हो गया C2H6, डिफरेंस कितना है, कार्बन कितने हैं 2, इसमें कितना है 1, 2 - 1 दैट इज 1, H है H4 है, डिफरेंस कितना हुआ 2। तो CH2 यूनिट से जो डिफर करती है, ठीक है, इस सीरीज के एलिमेंट्स जो ए कैटेगरी में, जैसे एल्केन्स है तो एल्केन्स सारे डिफर करेंगे CH2 से, एल्कीन्स है तो वो डिफर करेंगे, ये सीरीज होती है होमोलॉगस सीरीज। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कि कंपाउंड में लग के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर अल्कोहल लगा है, सपोज करो OH ग्रुप लगा है, दैट इज अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो अल्कोहल ग्रुप जो है सारे अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा। जैसे क्या कहते हैं, इथेनॉल, मेथनॉल, प्रोपेनॉल, ये सब। एल्डिहाइड लगा है तो प्रोपेनल, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब बात आती है मेन चीज़ पर, अब है हम कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करें। तो कंपाउंड्स की पहली बात तो ये है कि कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसे ही काम चल जाता, ठीक है। तो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हर एक को एक अपना स्टैंडर्ड नेम चाहिए होता है ना। आप हो तो आपको भी एक अपना स्टैंडर्ड नेम होगा, ऑफिशियल नेम, जो आप आपके डॉक्यूमेंट्स पर होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID सब पर होगा, है ना। सब पर ये नहीं है कि सब पर आपके अलग अलग नाम है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड में और हो सकता है आपको घर पर किसी और नाम से बुलाया जाता है और दोस्त किसी और नाम से बुलाते हो, ठीक है, कजिन्स किसी और से बुलाते हो, सिबलिंग्स किसी और से बुलाते हो, पर आपका एक ऑफिशियल नाम है। ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स का भी ऐसे ही है, कंपाउंड्स को बुलाया किसी अलग अलग नाम से भी जाता है, पर उनके लिए एक जनरल नाम बना दिया गया है। जैसे कि आपका प्रोपेन टू ओन है, उसे हम एसीटोन कह देते हैं कॉमन नेम में, है ना। ऐसे ही आपका एसिडिक एसिड है, उसे विनेगर कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका अलग अलग नाम से अलग अलग कंपाउंड्स जाने जाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनाइल को फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। पर होता एक ऑफिशियल नाम जो है वो डेजिग्नेट किया गया है कंपाउंड को, और जो वो काम करता है सिस्टमेटिक, वो है हमारा IUPAC।
IUPAC क्या करता है? IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कंपाउंड्स का मतलब नाम देने का नाम असाइन करने का काम करती है, ताकि एक कन्वेंशनल नाम हो सके किसी भी चीज़ का। जैसे आपका बायोलॉजी में भी होता है, आपके साइंटिफिक नेम होते हैं अलग अलग चीज़ों को। मैंगो को आपका जो है कोई अल्फांसो कहता है, कोई जो है हापुस, कोई कुछ भी कहता है, ठीक है ना, दशहरी। पर साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक नेम दे दिया मैंगनीफेरा इंडिका करके, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक कॉमन जो है एक ऑफिशियल नेम डिजिग्नेट हो जाता है किसी कंपाउंड को, है ना। तो इसी वजह से कंपाउंड्स के जो है ना दो तरह के नेम होते हैं। एक हो गया उसका ट्रिवियल नेम, जैसे हम कह देते हैं उसका कॉमन नेम। पहला हो गया ट्रिवियल, जैसे हम कह देते हैं उसका कॉमन नेम। एंड देन सेकंड होता है उसका आयुपैक नेम, आयुपैक नेम, जो कि हमारी इंटरनेशनल यूनियन डिसाइड करती है। ओके, तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो है इसके अंदर वो होती है रूट वर्ड, ठीक है ना। रूट वर्ड, रूट वर्ड जो होता है हमारा डिफाइन होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम से। कार्बन एटम्स हमारे कैसे हैं, अब कार्बन एटम्स कितने हैं उसके हिसाब से तो कार्बन एटम्स की गिनती करनी है मतलब। और कार्बन एटम्स की अगर गिनती करें तो कार्बन एटम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर अब तुम कहो जीरो ले लो तो भाई जीरो ले लोगे तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा? तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगी, फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह का रह जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो नहीं ले सकते, पहली बात। ये तो वही बात हो गई कि कोई कह दे कि सिक्का उछालना है तो सर हेड आएगा टेल, तो तुमने बोला बीच में रह गया तो ऐसे नहीं कर सकते। तो कंपाउंड्स को कैसे हो सकता है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कितने भी एक लिमिट अभी डिसाइड नहीं है। तो अगर आपका एक है, अगर आपका कंपाउंड जो है वो एक है तो हम उसे कहते हैं रूट वर्ड है मेथ। 2 है तो होता है एथ, 3 है तो है प्रॉप, 4 तो ब्यूट, इसे बट नहीं पढ़ते ब्यूट पढ़ते हैं, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 हो गए तो नॉन, और 10 होंगे तो डेक। डेक इस तरह से। अब ये दिसंबर का डेक नहीं है, ये डेक है, ठीक है ना। तो और आगे भी होते हैं डोडेक वगैरह, उनके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। इस तरह से आपके जो है वो कंपाउंड का रूट वर्ड होता है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या आती है? अगली चीज़ जो नॉमेनक्लेचर में आती है वो है आपका सफिक्स और प्रीफिक्स। वो क्या लिखें? तो आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन तो पता चल गई कि उसके लिए तो रूट वर्ड हो गया। देन आपके प्रीफिक्स क्या लिखें और सफिक्स क्या लिखें, उनके लिए प्रॉपर नॉमेनक्लेचर असाइंड है, ठीक है। जैसे कि और इसमें इसमें भी आपका जो सफिक्स है, सफिक्स दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। सफिक्स या तो फंक्शनल ग्रुप बताएगा आपका, या तो बताएगा आपका फंक्शनल ग्रुप्स बताएगा सफिक्स, ठीक है। और साथ सेकेंडली जो है ये बताएगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन बताएगा। सैचुरेशन किस तरह से कि कंपाउंड जो है एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ठीक है ना। और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स भी या तो बताएगा सब्स्टिट्यूएंट और एक चीज़ बताएगा फंक्शनल ग्रुप, यानी सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल है, इथाइल है, क्या है वो सब, और फंक्शनल ग्रुप यानी कोई हैलो ग्रुप है जैसे क्लोरो, ठीक है, क्लोरो फ्लोरो ये सब, आयोडो ये सब है, या आपका वो है इथर के कोई है, वो सब बताएगा, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक करके हम जो है रूल्स को डिस्कस करेंगे और सारे फंक्शनल ग्रुप को जानेंगे, ठीक है। पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक से फिर एडवांस लेवल पर जाएंगे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप पर, ठीक है। पहले सिंपल सिंपल से बात कर लेते हैं। तो हम उनका जो है नाम देखेंगे और हम उनका सफिक्स प्रीफिक्स देखेंगे, ओके। चलो पहला आता है आपके एल्कीन्स। एल्कीन्स, एल्कीन्स की बात करें तो एल्कीन्स का जो होता है वो आयुपैक नेम में जो है हाँ सफिक्स यूज होता है वो होता है इन,
ठीक है, एंड जनरल फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। देन है आपकी एल्कीन। एल्कीन में जो है आपका जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n, है ना, CnH2n। और इनका जो लिखने में सफिक्स यूज होता है वो होता है इन। देन है एल्काइन CnH2n -2, इनमें आपका यूज होता है आइन। देन है आपका एल्केनाइन। एल्केनाइन एल्केनाइन क्या होता है CnH2n -1, ठीक है। एल्केनाइन या एल्केनाइल ग्रुप, ठीक है, जैसे इस तरह से हो गया आपका जो भी आपका एल्कीन है, एल्कीन में से एक हटा दो, जैसे C2H4 है तो C2H4 में से एक हटा दो तो C2H3 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड बेसिकली, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 दिस टाइप, इस तरह का है, ठीक है ना। तो इसमें यूज होता है इनाइल। इनाइल, ठीक है, ये नई चीज है, इनाइल यूज होता है ना। ऐसे इथीनाइल, ये क्या है इथीनाइल है, ओके। देन क्या है, देन जो आपकी 5th पोजीशन पर आता है वो है आपका अल्काइल ग्रुप। क्या हो गया अल्काइल ग्रुप CnH2n +1, यानी एल्कीन में 1 प्लस कर दो हटाने की जगह, जैसे C2H4 है एल्कीन तो इसमें +1 कर दिया तो C2H5, ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। तो इसमें लगता है YL। और यहाँ ये जो है हमारे जो है प्रीफिक्स में ही आता है, ये सफिक्स में नहीं आता, ठीक है, सफिक्स में नहीं आता, ये प्रीफिक्स में ही आता है ना। चलो इतना हो गया। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स इसके देखने के बाद फिर हम बाकी फंक्शनल ग्रुप पर आएंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, इसलिए पहले इसके रूल्स देखते हैं, बाद में किसी और पर आएंगे, ठीक है ना। चलो रूल नंबर 1 कहता है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, मतलब जो सबसे बड़ी चेन है उसे सिलेक्ट करो, जो पॉसिबल है वो ही हमारी PCC यानी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। अब उसने पॉसिबल वर्ड क्यों यूज़ किया है, पॉसिबल वर्ड इसने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो है वो फिक्स नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी में सब्सिट्यूएंट हो और हमें उसे लेना पड़े प्रिंसिपल कार्बन चेन की तरह, जबकि वो लंबी ना हो, ठीक है। तो पहला है लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। अगर आपके पास एक ऐसी चेन है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे, आप सिलेक्ट करोगे इसे ये प्रिंसिपल है, नहीं, प्रिंसिपल कौन सी, ये वाली, क्योंकि इसमें 6 हैं और इसमें सिर्फ 4 हैं, तो दिस इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका नंबरिंग शुड बी सच दैट द साइड चेन शुड गेट द मिनिमम नंबर। ये तो एक नॉर्मल रूल है कि साइड चेन को आपको मिनिमम नंबर देना, जैसे नंबरिंग होनी चाहिए इस तरह से, ये है। तो अगर मैं कहूँ लेफ्ट से राइट होगी, राइट से लेफ्ट नहीं होगी, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट करेंगे तो सेकंड नंबर मिल रहा है, इसे राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 3rd नंबर मिल रहा है, तो हमारे को लोएस्ट नंबर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3rd रूल, पिछली बार मैंने जब 10th क्लास की बनाई थी तो मैंने इसी में बता दिया था, चलो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ कि अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो उसके संग भी सेम क्राइटेरिया होगा, बट जो विन करेगा वो AG के सामने अगर FG लगा है तो FG यानी फंक्शनल ग्रुप विन करेगा। अगर एक जगह फंक्शनल ग्रुप भी लगा है और एक जगह अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूँ तो तुमसे कहूँ कि कौन सी है, तो भैया फिर तो ये वाली इसको काउंट करेंगे, क्योंकि एज फंक्शनल ग्रुप वाली को सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है, भले ही एज कोई भी हो तो फंक्शनल ग्रुप जीतेगा, ठीक है ना। तो अब जो नंबरिंग ऐसे लेफ्ट टू राइट नहीं होगी, अब नंबरिंग राइट टू लेफ्ट ही होगी, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप लग गया, ठीक है ना। अच्छा, अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर पॉसिबिलिटी है साइड चेन की सेम पोजीशन पर, यानी कि मतलब लेफ्ट से भी इस तरह से आ रही है राइट और राइट से भी इस तरह लेफ्ट सेम जगह पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो हम अप्लाई करते हैं लोएस्ट सम रूल। हम अप्लाई करते हैं लोएस्ट सम रूल,
मतलब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, और मैं तुमसे बोलूँ कि ये बताओ कि अब लेफ्ट टू राइट होगी कि राइट टू लेफ्ट होगी। तो देखो पहली से इस यहाँ से नंबरिंग करना है तो 1 2, यहाँ से नंबरिंग करें 1 2, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसे दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। 1 मिनट रुको, 1 2, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पर ये आ रहा है और यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पर ये आ रहा है, तो इसमें हम लेफ्ट टू हम जो है इसमें अप्लाई करेंगे लोएस्ट सम रूल। हम ये मान लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो है उसे हम ए मान लेते हैं और राइट टू लेफ्ट को बी मान लेते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, ए वाले का एडिशन देखेंगे। जैसे कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर आ रहा है, सेकंड पोजीशन पर 2 प्लस थर्ड पोजीशन पर 3 लिख लिया प्लस फिफ्थ पोजीशन पर 5, ठीक है। अब बी के लिए क्या होगा, बी के लिए क्या होगा, बी के लिए किस पर है सब्स्टिट्यूएंट, 2 पर प्लस 4 पर प्लस 5 पर। ऐड करो 2 प्लस 3 प्लस 5 10, 2 प्लस 4 प्लस 5 11। तो ए जीता कि बी जीता, लोएस्ट चाहिए तो ए बी जीत गया, मतलब नंबरिंग होगी इस तरह से। समझ में आया, लेफ्ट टू राइट यहाँ से नंबरिंग करी जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट रूल था, ठीक है ना। तो नंबरिंग किस तरह से होगी, अब इसकी नंबरिंग हो जाएगी 2, 3, 5 ट्राइमेथाइल हेक्सेन, ठीक है ना। इस तरह से इसकी नंबरिंग हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट रूल था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। लास्ट मतलब ये कहते हैं नेक्स्ट रूल जो है वो है, अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर हैं तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। मैं तुम्हारे को ये रूल ICSE 10th में भी पढ़ाया था कि पहला रूल मैंने पढ़ाया था उसमें उसका लॉन्गेस्ट चेन का, देन पढ़ाया था सब्स्टिट्यूएंट्स का, देन पढ़ाया था आपको फंक्शनल ग्रुप का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, देन पढ़ाया था उसमें सेम पोजीशन पर डाई और ट्राई यूज़ करते हैं। पांचवा रूल पढ़ाया था मैंने, क्या कहते हैं आपके उसका किस चीज़ का पढ़ाया था पांचवा रूल, पांचवा रूल था उसके रिगार्डिंग, आई थिंक फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग था, ठीक है। और एक रूल और था मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने उसमें आपको साथ में पढ़ा दिया था कि नहीं, है ना। तो ये वो रूल्स वही हैं। तो वही हो गया आपका कि सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम पोजीशन, अगर उसी पोजीशन में है तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है और ये हमारी चेन चल रही है, तो जब भी हम लिखेंगे ना तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ये है और ये है। और तो हम जो है पहले इथाइल लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, फिर मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई पहले आता है एम बाद में आता है, ठीक है ना। चल अब एक रूल जो कि 10th क्लास में नहीं पढ़ा था, 10th क्लास में तो हमने डाई और ट्राई पढ़ लिया था कि डाई ट्राई यूज़ करते हैं सेम पोजीशन पर हो, पर अगर सेम पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो कॉम्प्लेक्स हों, ध्यान से देखना कॉम्प्लेक्स हों, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, ठीक है। ये ऐसे यूज़ करते हैं, समझ में आई। जैसे कि सपोज करो कोई चेंज आ रही है और यहाँ पर इस टाइप का मैंने सब्स्टिट्यूएंट में CH3 ये है सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट जा रहा है। अब मेरे को इस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट दोनों में सेम है, पर ये सब्स्टिट्यूएंट सिंपल नहीं है, पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब इसमें नंबरिंग में क्या लिखेंगे, जो भी पोजीशन होगी अब इसकी नंबरिंग क्या होगी। सपोज करो ये आपकी जो है थर्ड पोजीशन है, तो हम लिखेंगे 3,3 बिस, बिस ब्रैकेट इसका नाम
अगर लिखो तो ये कॉमन में हो गया आइसोप्रोपाइल, या फिर हम इसे मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं। एंड देन 5 की चेन है तो आपका वो हो गया पेंटेन, ठीक है ना। 3,3 बिस आइसोप्रोपाइल पेंटेन, ओके। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए हमने 20, 3 होते हैं तो हम ट्रिस लिखते हैं, अंडरस्टूड। तो ये हमारे कुछ लिखने के रूल्स थे। मैं ज़्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि जितने ज़्यादा रूल्स होंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है ना। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन का रूल हो गया। देन ब्रांचिंग में नंबर कम मिलेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, वो रूल हो गया। आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो डाई ट्राई वाला हो गया, और कॉम्प्लेक्स होंगे तो हमारा बिस ट्रिस यूज़ होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हो गया रूल आपका कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगेगा, है ना। अब ये सब तो हो गया। अब इसके बाद नॉमेनक्लेचर, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, पहले काम करते हैं इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम फंक्शनल ग्रुप की भी बात कर लेंगे, वो तो करनी ही करनी है ना। तो चलो एक काम करते हैं, एक चीज़ और रह गई, एक हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स का रह गया कि अगर हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हों तो साइक्लिक कंपाउंड्स को किस तरह से हम डील करेंगे। तो देखो, अगर आपका कोई कंपाउंड है इस तरह का, ये है और ये है बॉन्ड, तो ये जस्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन है। बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये जो है हमारे कार्बन है, सारे कार्बन, ठीक है, कार्बन लिंक्ड है इस तरह से, और ये हमारे ये है, और इस पोजीशन पर भी कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे नॉमेनक्लेचर की 1 नंबरिंग की, जो सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। नम 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3। अब 3 पर ये हमारी नंबरिंग जो है 3 है ना, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 3 पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये हो जाए, अपर ये प्रोपाइल होता है P से शुरू, और 1 पर मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल होता है M से शुरू, तो M पहले आता है, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, और साइक्लोहेक्सेन है तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। कुछ बच्चे इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन बना के इसे सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, वो चीज़ गलत है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर इस पर प्रोपाइल पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं ना, तो हम लोग उसके लिए ब्रैकेट लगा के नंबरिंग करते हैं, वो चीज़ अलग होती है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का कंसेप्ट है, ठीक है ना। इसी तरह से सपोज करो कि अगर जो है आपका इस तरह से चेन है, ठीक है, तो ये आपकी नंबरिंग करेंगे हम, ये इस तरह से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, नंबरिंग हो गई। नंबरिंग में हमारा क्या हो गया कि जो है 2 पर मिथाइल है, 3 पर साइक्लोप्रोपाइल है, तो M पे ले आएगा तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 साइक्लोप्रोपाइल, और 1 2 3 4 की चेन है तो ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। समझ में आई? चलो, इतना हो गया। अब 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और जितना कि जैसे कि टाइम हो रहा है तो हम इस वीडियो को इन्हीं के साथ एंड कर देंगे, और बाकी जो है फंक्शनल ग्रुप्स किस का नॉमेनक्लेचर, देन अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उसका नॉमेनक्लेचर, है ना, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्रायोरिटी सीरीज़ देखेंगे अगली वीडियो में। फिर जो थर्ड पार्ट होगा सीरीज़ का, उसमें हम देखेंगे एरोमेटिक और क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, और एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक इन पार्ट नंबर 3, ठीक है, वो देखेंगे। चलो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आराम आराम से चलेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे हम, ओके। चलो, तो क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है ये,
थोड़ा एक इजी से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इजी के बाद क्या कहते हैं थोड़े डिफिकल्ट पर आएंगे, है ना। चलो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो लॉन्गेस्ट चेन कितने की हो गई हमारी, 8 कार्बन की चेन हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट है, लोएस्ट टर्म रूल लगाया, लोएस्ट टर्म रूल के हिसाब से जो है हमारा यहाँ से बैठ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 3 + 6 दैट इज 9 बैठेगा, और यहाँ से करेंगे तो 3 सॉरी लोएस्ट टर्म रूल की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर इथाइल है और इथाइल को हम सबसे पहले नंबर करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हुआ, 7 8 6 पर हमारा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और 3 पर हमारा इथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। और हमारे को मैंने नंबरिंग के हिसाब से बताया था कि इथाइल जो है वो ई से स्टार्ट होता है, तो उसका नंबरिंग पहले करेंगे, फिर हम लोएस्ट टर्म रूल से भी सेम आ गए, तो हम इथाइल है और एक जगह मिथाइल है ना, तो हम इथाइल को पहले प्रायोरिटी देंगे। तो 3 पर हो गया आपका इथाइल, 3 यहाँ पे इथाइल, 6 मिथाइल, और उसके बाद 8 है, तो ये हो गया ऑक्टेन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है ना। अब एक बढ़िया क्वेश्चन, डरना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, ओके, ये याद रखना। ये 10 कार्बन की चेन हो गई, इस कार्बन पर ये है, फिर अगला है कार्बन, इस पर एक सी यहाँ है। देखो भाई वो बैलेंस कर लेना तुम, हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह का पूछ रहा है वो, है ना। तो कार्बन जो है ना देखनी है तुम्हें किस तरह से गिनने हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह का है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन 10 की हो रही है, ठीक है, तो ये चेन ये भी हो सकती थी, पर जो है ये वाली चेन नहीं होगी। अब जो चेन होगी प्रिंसिपल कार्बन की वो होगी ये वाली। अब इसमें एक रूल होता है, वो है कि आपको ऐसी चेन चूज़ करनी है, अगर आपकी 10 ही 10 की चेन आ रही है तो आपको ऐसी चेन चूज़ करनी है ताकि आपका आंसर ईजी है जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों। तो इस वाली चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स आपको 3 क्या कहते हैं, सॉरी ये तो आपकी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, पर अगर आप सीधी चेन ले लेते तो आपको सिर्फ एक इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट मिलता, तो ये नहीं लेना है आपको। आपको चाहिए कि इसमें सब्स्टिट्यूएंट मिले, तो आपको ये भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ये भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह की चेन लेनी है। चलो, और एक चीज़ और थी इसमें, ये और लगा हुआ है थर्ड कार्बन पर लगा हुआ है ये और है, ठीक है ना। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले तो 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट 2 हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, ये आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करें, पहले तो भाई देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आएगा, है ना। तो इसमें कुछ मेरे को इथाइल इथाइल का दिख रहा है, तो ये मतलब ये तो पहले आएगा, और ये मिथाइल है तो ये तो बाद में आएंगे, ये तो श्योर हो गया, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं जितना आता है उतना लिख लेता हूँ, जितना आता है मुझे इतना आता है कि 10 है तो ऑक्टेन होगा, ये लिख देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, 10 है तो डेकेन होगा, ठीक है, इतना लिख दिया। 3 पर 3,3 डाईमिथाइल है, ठीक है, 3,3 डाईमिथाइल है, 3,3 डाईमिथाइल डेकेन, ठीक है। 5 पर क्या है, आप ध्यान से देखना 5 पर क्या है। अब इसकी जो नंबरिंग है ना वो हम डैश की प्राइम लगा के करते हैं, यानी
अब इसकी नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि चार कार्बन चेन देखो इसकी अलग ही नंबरिंग चलेगी। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारी इसके अंदर ये वाली हो गई प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 की, तो नंबरिंग करो इसकी 1 2 3 4, ठीक है, 4 की नंबरिंग करो। और सेकंड पोजीशन पर इथाइल है, ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग इस तरह से कर देंगे, इसकी नंबरिंग हो जाएगी हमारी 5 पर। पहली बात तो 5 था, 5 पर आ रहा था हमारा क्या, जो भी सामान आएगा वो ऐसे होगी, और फिर 3,3 यहाँ से कंटिन्यू होगा सब कुछ। फिफ्थ पर आ गया ना जो भी ये सामान आ रहा है। अब क्या क्या आ रहा है फिफ्थ वाले में, सेकंड पोजीशन में, मतलब फिफ्थ के अंदर भी जो सब पार्ट है सेकंड पोजीशन पर इथाइल है। तो रहेगा फिफ्थ डैश, फिफ्थ डैश के बाद क्या हो जाएगा 2 इथाइल, फिफ्थ डैश 2 इथाइल, और उसके बाद 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्यूटाइल ही लगेगा, 2 पर इथाइल। और पूरी को ब्यूटेन नहीं लिख सकते क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कितना लगा हुआ है तो ब्यूटाइल। फिफ्थ डैश 2 इथाइल ब्यूटाइल 3,3 डाइमिथाइल डेकेन, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और आप चाहो तो इसे 2 डैश यानी 2 प्राइम की तरह भी लिख सकते हो, इन्हें प्राइम भी ले सकते हो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन नहीं करना तो इन्हें प्राइम लेके भी कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, ओके। तो ये था आज के लिए इतना ही, है ना। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना। लाइक करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोगों को पता चल सके कि हमें एक बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही आसान तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल देखो जो है सब बनते हैं, जो हमारे डेमोक्रेसी में जो हमारी लीडर्स हैं वो बनते हैं हमारी वजह से। जो कॉन्स्टिट्यूशन है का प्रियाम्बल कहता है वो कहता है वी द पीपल, है ना। इसी तरह से जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो बनते हैं अपने फैंस से, इसी तरह से जो टीचर्स हैं वो जो भी कुछ हैं वो अपने स्टूडेंट्स की वजह से हैं। तो आप जो है बस इतना काम कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करो और स्प्रेड करो, क्योंकि आपका इसमें तो कुछ जा नहीं रहा, आपको सिर्फ सबको बताना है चैनल के बारे में, अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक ना। और सब में फैलाओ इस चैनल को, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तभी करना, अगर आपको दिक्कत हो तो मत करना, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये, आप एक ऑनेस्ट फीडबैक वाली बात है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको डाउट्स रह गए हों तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डाउट सॉल्व करूँगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।